नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना मोहंती यादव। आप देख रहे हैं एन इंडियन अपडेट। दोस्तों, आज के अपडेट में बात करेंगे पिछले 10 वर्षों में यानी कि मोदी युग में आत्मनिर्भर भारत के तहत भारतीय रक्षा क्षेत्र कितना आत्मनिर्भर हुआ है, कितना हमारे देश की सेनाओं के हथियारों का स्वदेशीकरण हुआ भी है या नहीं हुआ है। खैर, इस चीज़ से चलने से पहले हम चलेंगे रशिया और यूक्रेन वॉर में। एक ऐसी लड़ाई जो पिछले लगभग 3 वर्षों से चली हुई है और लगातार चल ही रही है। इसका बहुत बड़ा कारण है दोस्तों प्रोडक्शन। रसिया जहां एक दिन में 10,000 से ज़्यादा आर्टिलरी सेल्स का फायर कर रहा है, वहीं यूक्रेन लगभग 2,000 सेल्स का फायरिंग पर डे कर रहा है। लेकिन इन सब सेल्स को फायरिंग करने के लिए इनका प्रोडक्शन होना भी ज़रूरी है। ये प्रोडक्शन हो कितना रहा है? रशिया जिसकी प्रोडक्शन कैपेबिलिटी लगभग 2.5 मिलियन पर ईयर है, वहीं यूरोप और अमेरिका मिलकर के यूक्रेन को लगभग लगभग 1.2 मिलियन आर्टिलरी सेल्स को हर साल प्रोवाइड कर सकते हैं। और इन्हीं हथियारों के दम पे, इन्हीं प्रोडक्शन कैपेबिलिटी के दम पर आज रशिया और यूक्रेन लगभग 3 साल बाद भी लगातार लड़े जा रहे हैं। यानी कि लड़ाई वहां पहुंच गई है जहां पर सेकेंड वर्ल्ड वॉर में थी। जर्मनी और रशिया के बीच में अंतर दोनों देशों के बीच में ताकत का नहीं था, अंतर दोनों देशों के बीच में प्रोडक्शन कैपेबिलिटी का था। रशिया की प्रोडक्शन कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा थी, उस लेवल पर जर्मनी प्रोडक्शन नहीं कर पा रहा था और लास्ट में रिजल्ट आया जर्मनी की हार के रूप में। आज चीज़ें वहीं आ रही हैं। रशिया की प्रोडक्शन कैपेबिलिटी यूएस और यूरोप की सप्लाई कैपेबिलिटी से लगभग दुगनी है और रशिया की फायरिंग पावर यूक्रेन की फायरिंग पावर से लगभग 5 गुनी है। लेकिन लड़ाई लड़ी जा रही है आर्टिलरी सेल्स के दम पर। खैर दोस्तों, ये तो रही रशिया और यूक्रेन की बात। अब वापस आते हैं इंडिया। ये तो हम जानते हैं, आज से लगभग 25 साल पहले हमने भी एक लड़ाई लड़ी थी। याद तो आ ही गया होगा आपको, कारगिल वार, जिसमें हमने लड़ा भी था। विश्व का एक अलग तरह का वार जो लड़ा भी गया, पहाड़ों में गया था और जीता भी पहाड़ों में गया था। और सच कहें तो हमारे जवानों के शौर्य ने उस लड़ाई को जीता था। शौर्य के साथ साथ एक और हथियार था हमारे पास जिसका उस लड़ाई में बहुत इंपॉर्टेंस था, और वो हथियार थी बोफोर्स। लेकिन ऐसा नहीं था, हथियार सिर्फ काम करेगा, हथियार को चलने के लिए एम्यूनेशन भी चाहिए, और हमारे पास बोफोर्स के एम्यूनेशन की बहुत कमी थी, जो इमरजेंसी में हमने बहुत महंगे रेटों पर खरीदा था। दुनिया के कई देश हमें बोफोर्स का एम्यूनेशन देने को भी तैयार नहीं थे, और जो देश दे भी रहे थे वो हमसे इसकी पूरी ही नहीं, कई गुना ज़्यादा कीमत वसूल कर रहे थे। उसके बाद से ही देश ने सोचना शुरू कर दिया था, अगर सुपर पावर बनना है तो अपने हथियार और अपना एम्यूनेशन एक साथ चाहिए। और बड़ा बदलाव आता है 2014 के बाद में, जब मोदी सरकार देश में आई और मोदी सरकार ने टारगेट बनाया कि उन्हें हथियार खरीदने वाले देश के रूप में नहीं, हथियार बेचने वाले देश के रूप में देश को डेवलप करना है। और उस दिशा में काम भी करना शुरू कर दिया गया। आज हम उसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं कि उस टारगेट को किस हद तक कामयाबी से हासिल किया गया, हासिल किया भी गया है या नहीं किया गया है। और सिर्फ गोला बारूद ही नहीं, बहुत सारी अन्य चीज़ें हैं जो देश में बन रही हैं या देश उस दिशा में चल रहा है, बन ही नहीं रहे हैं, देश बेच भी रहा है। और हथियारों के मार्केट में अब हम भी हिस्सेदार बनते जा रहे हैं। इसी के बारे में हम आज की वीडियो में बात कर रहे हैं। दोस्तों, इसी के तहत भारतीय सेना ने अगले वर्ष से पूरी तरह से किसी भी तरह के एम्यूनेशन के आयात पर प्रतिबंध लगाने का विचार पेश किया है या उस दिशा में काम कर रहे हैं। यानी कि अब हम कोई भी एम्यूनेशन आयात नहीं करेंगे, उसका प्रोडक्शन पूरी तरह से इंडिया में ही होगा। यानी कि हम वहाँ तक पहुँच गए हैं जहाँ हम अपनी ज़रूरतें ना सिर्फ पूरी करेंगे, बल्कि हथियारों के मार्केट में हम एम्यूनेशन एक्सपोर्ट भी करेंगे, जिससे देश को पैसा भी मिलेगा, विदेशी मुद्रा भी मिलेगी, और देश का एक तरह से हथियारों के मार्केट में धमक भी बनेगी। हमारा नाम भी लिया जाएगा कि इंडिया भी एक हथियार प्रोडक्शन कंट्री है जो अपने हथियारों को दुनिया में बेचने की हालत में है। हमारी टेक्नोलॉजी आदि के बारे में दुनिया में बात हो गई या हो रही है, उसके विषय में भी मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ। ऐसा नहीं है दोस्तों कि हम सिर्फ और सिर्फ हथियारों के मामले में गोले बारूद पर निर्भर हैं। दुनिया भर के उन्नत तरह के हथियार प्रणालियों को भी हम लोग विकसित कर रहे हैं, और हथियारों में सूचीबद्ध 4,966 वस्तुओं में से
हम 2,920 वस्तुओं को पूरी तरह स्वदेशी कर चुके हैं, यानी कि उनका आयात हम बंद कर चुके हैं और निर्यात में हम कहीं न कहीं शुरू कर चुके हैं। एयरफोर्स के मामले में 60,000 वस्तुओं को हम ऑलरेडी स्वदेशीकरण कर चुके हैं। इनमें मुख्य रूप से असेंबली, सब असेंबली, कल पुर्जे, कच्चा माल सब कुछ शामिल है, यानी कि देश एक नई दिशा में बढ़ रहा है और कामयाबी के साथ बढ़ रहा है। गर्व करने की आवश्यकता तो है। दोस्तों, प्राइम मिनिस्टर मोदी के महत्वाकांक्षी मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत 2015 में ही भारत सरकार ने 56 लाइसेंस जारी किए थे डिफेंस के क्षेत्र में, जो कि खासतौर से महिंद्रा, टाटा, पिपन, वाव जैसी कंपनियों को जारी किए गए थे। और दोस्तों, मोदी सरकार के आने से पहले भी जब पिछली सरकार थी, यानी कि यूपीए गवर्नमेंट ने भी एक ऑफसेट नीति पेश की थी, जिसके तहत भारतीय सैन्य अनुबंध जीतने वाले किसी भी विदेशी कंपनियों को अनुबंध के मूल्य का कम से कम 30% स्थानीय रक्षा या एयरोस्पेस उद्योग में ही खर्च करना था। लेकिन दोस्तों, अधिकांश परियोजनाएं परमिशन और अन्य प्रक्रियाओं में अटकी हुई थी और 2017 में सरकार ने विदेशी कंपनियों को स्थानीय साझेदार चुनने और काम को आवंटित करने में अधिक लचीलापन देने के लिए कुछ नियमों में बदलाव किए और नियम को बदलाव के चलते $3.5 अरब के विदेशी निवेश को देश में लाने में मदद मिली, जो मुश्किल ऑफसेट प्रावधानों के कारण से अटके हुए थे। और दोस्तों, आत्मनिर्भर भारत की अपनी नीति का पालन करते हुए भारत सरकार ने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को 7 हिस्सों में बांट दिया, जिसके तहत उन्नत हथियार उपकरण इंडिया लिमिटेड, ट्रुप कन्फर्म्स लिमिटेड, अवनी आर्म्ड व्हीकल्स म्यूनिशन इंडिया लिमिटेड, इंडिया ऑप्टल लिमिटेड, ग्लाइडर्स इंडिया लिमिटेड, यंत्र इंडिया लिमिटेड को बनाया गया। और ये सारे के सारे पहले से ही देश में कार्यरत 41 ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के अंतर्गत आते थे और लगभग घाटे में चल रहे थे, खराब प्रदर्शन चल रहे थे। लेकिन जैसे ही इनको 7 अन्य सरकारी कंपनियों में बदला गया, वैसे ही इन्होंने बेनिफिट देना शुरू कर दिया, फायदे में आना शुरू कर दिया और देश में आत्मनिर्भरता की तरफ को कदम बढ़ाते हुए अपना योगदान देना भी शुरू कर दिया, क्योंकि इनमें पेशेवर लोगों की एंट्री हो चुकी थी। अब ये सिर्फ और सिर्फ सफ़ेद हाथी नहीं थे, ये काम कर रहे थे और उसके तहत आत्मनिर्भर भारत को रक्षा क्षेत्र में नई कामयाबियां भी मिल रही थी। इनके साथ साथ रक्षा मंत्रालय और भारत सरकार भी एक्टिव मोड में रही थी और 2020 में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने देश में बनने वाली, उत्पादन होने वाली 101 वस्तुओं की सूची तैयार की और उनका पर आयात पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया। और लास्ट ईयर यानी कि 2023 में मंत्रालय ने 98 सैन्य हार्डवेयर की 5वीं ऐसी सकारात्मक सूची पेश की, जिसमें आयात को प्रतिबंधित कर दिया गया था। इससे पहले की 4 सूचियों में भी 411 वस्तुओं को प्रतिबंधित किया जा चुका था। ऐसा नहीं है दोस्तों कि कुछ ही क्षेत्र में काम हो रहा है। इसके लिए एमएसएमई, स्टार्टअप, दुनिया भर की चीजें उभर रही हैं, जो शानदार काम भी कर रहे हैं। रक्षा विभाग स्वदेशीकरण के लक्ष्य की ओर तेजी से और लगातार बढ़ रहा है। हर साल 40 से 50 लाइसेंस रक्षा के क्षेत्र में दिए जा रहे हैं, जिसमें न केवल टाटा और अडानी जैसे बड़े समूह शामिल हैं, बल्कि सरकार एमएसएमई और स्टार्टअप जैसे छोटे समूहों को भी प्रोत्साहित कर रही है रक्षा के क्षेत्र में काम करने के लिए, मेक इन इंडिया में योगदान करने के लिए, यानी कि रक्षा के क्षेत्र में हमारे नए क्रांतिकारी बदलावों की शुरुआत हो चुकी है। और उम्मीद है आने वाले कुछ वर्षों में हम विश्व में हथियारों के मार्केट के नए विक्रेता के रूप में उभर कर सामने आएंगे। दुनिया में सिर्फ हमारे हथियार छाएंगे और देश का डिफेंस सिस्टम बहुत ज़्यादा मजबूत होगा। वैसे भी हमें 2.5 मोर्चे पे एक साथ लड़ने के लिए तैयार रहना है और उधार की हथियारों और उधार के ताकत के दम पे विश्व शक्ति नहीं बनाया जाता। उसके लिए आपको खुद के हथियार चाहिए, खुद की ताकत चाहिए। देश में बड़े पैमाने में रक्षा क्षेत्र में स्टार्टअप्स और एमएसएमई में वृद्धि हुई है। दिसंबर 2023 तक देश में 433 स्टार्टअप रक्षा क्षेत्र में एमएसएमई और व्यक्तिगत इनोवेटर में लगे हुए हैं। सरकार ने विभिन्न परियोजनाओं के तहत उनके साथ 302 अनुबंधों पर ऑलरेडी हस्ताक्षर कर दिए हैं, यानी कि भारत सरकार भी डिफेंस के क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में पूरी तरह गंभीरता से कदम बढ़ा रही है और शानदार तरीके से काम भी किया जा रहा है। सरकारी और गैर सरकारी, अर्ध सरकारी, हर क्षेत्र में।
2018 में भी प्राइम मिनिस्टर मोदी ने रक्षा क्षेत्र में नई नई चीज़ों को लाने के लिए और नई नई टेक्नोलॉजी अपनाने के लिए आईडेक्स की शुरुआत की थी, जिसमें नए नए काम करने वाले स्टार्टअप्स की पहचान करने के लिए और उनको सपोर्ट करने का उद्देश्य दिया गया था। और दोस्तों सिर्फ इतना ही नहीं, सरकार का लक्ष्य 2028-29 तक भारत के कुल रक्षा उत्पादन को लगभग 3 गुना यानी 3 लाख करोड़ तक करना है और निर्यात को 21,083 करोड़ से बढ़ा करके 50,000 करोड़ तक लेकर जाना है। यानी कि 2024-25 के लिए कुल वार्षिक रक्षा उत्पादन का लक्ष्य 1,75,000 करोड़ रुपए रखा गया है, जिसमें से हमें 35,000 करोड़ रुपए का निर्यात करना है और 1,40,000 करोड़ का प्रोडक्शन इंडिया में ही हमारी सेनाओं के द्वारा, हमारे देश के द्वारा यूज किया जाएगा। इसका मतलब है 1,40,000 करोड़ रुपए हमने सीधे बचा लिए हैं, जो हमें विदेशों से सामान खरीदने में खर्च करने थे। अब उसे हम अपने देश में ही बना रहे हैं और तकरीबन तकरीबन 35,000 करोड़ रुपए की मुद्रा भी हम बाहर से इंडिया में ला रहे हैं रक्षा के क्षेत्र में काम करते हुए 2024-25 के वर्ष में, यानी कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में। अगले वित्तीय वर्ष में दोस्तों हम अपने सभी गोला बारूद का घरेलू स्तर पर प्रोडक्शन शुरू कर देंगे और यह एक बहुत ही महत्वाकांक्षी कदम है। अब किसी लड़ाई में हमें विदेशों पर डिपेंड नहीं होना पड़ेगा, ब्रह्मोस के या अपने आर्टिलरी फायर के लिए, एम्यूनेशन के लिए, गोला बारूद के लिए। और उसके तहत हम जहां आत्मनिर्भर होंगे, वहीं दुनिया में भी दुनिया भर के गरीब देश या ऐसे देश जो महंगी टेक्नोलॉजी नहीं खरीद सकते, वो हमारी टेक्नोलॉजी खरीदेंगे और दुनिया में हमारा प्रभाव भी बढ़ेगा। और ये सब होगा रक्षा के क्षेत्र में मेक इन इंडिया प्रोग्राम के चलते, जो जिसमें कि देश बहुत ही गंभीरता से अपने कदम बढ़ा रहा है। गर्व करना तो बनता है दोस्तों। खैर दोस्तों, रक्षा के बारे में बताने के लिए और भी बहुत कुछ है, लेकिन वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबा हो रहा है। इस वीडियो को और ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे और रक्षा के बारे में आपको समय समय पर बताता रहूँगा। देश में होने वाले रक्षा बदलाव के बारे में जानने के लिए, देश के डिफेंस सेक्टर के बारे में जानने के लिए, चाइना के बारे में जानने के लिए और बहुत कुछ ऐसा जानने के लिए जो देश में पॉजिटिव हो रहा है या पॉजिटिव होने की हमें उम्मीद है, उसके बारे में जानने के लिए दोस्तों आप मेरे चैनल एन इंडियन अपडेट से जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। नमस्कार दोस्तों।